हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है रेजोल्यूशन ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसकी जो है कि हम डेरिवेशन करेंगे, डिराइव करेंगे फार्मूला कि यदि दो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, एक दो वेवलेंथ दिए हुए हैं λ1 और λ2, उसके लिए जो है कि हम क्या फार्मूला निकालेंगे, वो फार्मूला क्या होगा जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होगी उसका जो कि रिजॉल्विंग पावर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर का जो डिफिनीसन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनीसन क्या है कि यह जो है एबिलिटी टू शो टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ वेवलेंथ्स वेरी क्लोज एज सेपरेट। इसका मतलब ये है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो जो है कि उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटी को बताता है। मान लीजिए दो वेवलेंथ हैं जो कि बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे से, उनका जो वैल्यू है क्या है, बहुत ही क्लोज है। तो उनसे जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वे दो स्पेक्ट्रल लाइन जो है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग किस तरह से रिजॉल्व कर पा रहा है, उसी की एबिलिटी ही उस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेवलेंथ हैं λ1 और λ2, और ये जो है कि जो हमारा प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसके सरफेस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पर जो है कि दो वेवलेंथ हैं, तो दो वेवलेंथ होने की वजह से इससे दो डिफरेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जनरेट होंगे। तो वे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो होंगे वो रिजॉल्व कब होंगे, ये जो है कि हम चेक करेंगे रिले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो रिले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है कि मान लीजिए फर्स्ट वेवलेंथ लेते हैं λ1, उसका प्रिंसिपल मैक्सिमा को हम देख लेंगे कि प्रिंसिपल मैक्सिमा किस पोजीशन पर है। यदि प्रिंसिपल मैक्सिमा एक वेवलेंथ की प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे वेवलेंथ की फर्स्ट जो है कि मिनिमा पर कोइंसाइड यदि कर रही है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन। और वह जो है कि एक वेवलेंथ की प्रिंसिपल मैक्सिमा और दूसरे वेवलेंथ की जो सेकेंड जो है कि मिनिमा जो होगी यदि कोइंसाइड कर रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं कि क्या है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो वेल रिजॉल्व है। और अदरवाइज दूसरा कोई केस होता है तो उसको हम कहेंगे कि वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे। एक वेवलेंथ की जो कंडीशन, एक वेवलेंथ के लिए हम मिनिमा फाइंड आउट करेंगे और दूसरे वेवलेंथ के लिए प्रिंसिपल मैक्सिमा फाइंड आउट करेंगे, और दोनों ही कंडीशन को हम क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे। और वहीं से हमें जो कंडीशन से जो हमें फार्मूला मिलेगा, जैसा कि रिजॉल्विंग पावर के लिए फार्मूला होता है λ/d, तो उसको हम इसमें क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं कि λ1 वेवलेंथ के लिए nth प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन होगी वो जो है कि थीटा डायरेक्शन में मिल रही है प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगा a+b sin थीटा इक्वल टू n λ1। और यहाँ हम कैपिटल N से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल N a+b sin थीटा इक्वल टू कैपिटल N स्मॉल n λ1, ये हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद जो है कि हम इसी वेवलेंथ के लिए λ1 वेवलेंथ के लिए जो फर्स्ट मिनिमा होगी प्रिंसिपल मैक्सिमा से जस्ट एडजेसेंट, उसके लिए जो कंडीशन होगी और उसका जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा इस डायरेक्शन से। तो वो डायरेक्शन मान लीजिए थीटा डैश है, तो ये कंडीशन हो जाएगी कैपिटल N a+b sin थीटा डैश इक्वल टू m λ1। यहाँ पर m की वैल्यू इंटीजर वैल्यू होगी और यह इंटीजर वैल्यू 0 या कैपिटल N 2 कैपिटल N
3 टाइम्स कैपिटल एन या फिर स्मॉल एन टाइम्स कैपिटल एन नहीं हो सकती है, क्योंकि इस वैल्यूज़ पर एम की इस वैल्यू के लिए हमें अलग जो है कि जीरो आर्डर, फर्स्ट आर्डर या फिर सेकेंड आर्डर या फिर लास्ट में nth आर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेंगी। तो इसलिए एम की वैल्यू जो है कि ये वैल्यू नहीं हो सकती है, इसके अलावा कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है। तो हमें जो है कि जो फर्स्ट मिनिमा है, जो वेवलेंथ लैम्डा 1 के लिए फर्स्ट मिनिमा होगा जो कि प्रिंसिपल मैक्सिमा nth आर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा के एडजेसेंट है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए एम इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल एन कैपिटल एन प्लस 1, दैट मीन्स स्मॉल एम इक्वल टू एन प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो यह जो है कि हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा के एडजेसेंट जो फर्स्ट मिनिमा होगी लैम्डा 1 के लिए वो आ जाएगी कंडीशन, वो हो जाएगी कैपिटल एन ए प्लस बी साइन थीटा डैश इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू लैम्डा 1, ये हो जाएगा। अब जो है कि जस्ट रिजॉल्व होने के लिए दो वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हैं और ये ग्रेटिंग द्वारा जस्ट रिजॉल्व हो, उसके लिए यह जो लैम्डा 1 की जो प्रिंसिपल मैक्सिमा से जो फर्स्ट मैक्सिमा आई है, फर्स्ट मिनिमा जो आ रहा है, वो जो है कि वेवलेंथ लैम्डा 2 जो है उसके प्रिंसिपल मैक्सिमा के डायरेक्शन में ही आना चाहिए, ये दोनों सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा 2 के लिए हम मैक्सिमा का कंडीशन लगाएंगे, वो जो डायरेक्शन होगा इसके मिनिमा के डायरेक्शन में ही होगा, थीटा डैश डायरेक्शन में। ये हो जाएगा एन ए प्लस बी साइन थीटा डैश इक्वल टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू लैम्डा 2। अब यहाँ पर ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन लैम्डा 2 इक्वल टू कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस 1 लैम्डा 1। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो लैम्डा 1 है उसका वैल्यू क्या है, लैम्डा है, और लैम्डा 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा है। इनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस जो है वो डी लैम्डा का है। तो इन दोनों लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आएगा इक्वेशन ये हो जाएगा एन स्मॉल एन ब्रैकेट में हो जाएगा लैम्डा प्लस डी लैम्डा इक्वल टू कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस 1 इंटू लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कैपिटल एन स्मॉल एन इंटू लैम्डा इधर दिए और इस साइड में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा कैपिटल एन स्मॉल एन डी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, या फिर यहाँ से हम लैम्डा अपॉन डी लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वैल्यू आएगी कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। ये हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर के यहाँ पर हमें फार्मूला मिल जाएगा और ये हो जाएगा कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। तो यहाँ पर कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन जो है ये जो पूरी जो स्लिट नंबर ऑफ लाइंस है पर इंच, नंबर ऑफ लाइंस इन द ग्रेटिंग पर इंच है, और स्मॉल एन क्या है, आर्डर है, nth आर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर है ए प्लस बी क्या है, ये ग्रेटिंग एलिमेंट है, इसके जो है कि 0 पावर के प्रोपोर्शनल है या फिर इससे इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि रिजॉल्विंग पावर जो ग्रेटिंग का है वो ग्रेटिंग एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पर ये जो है, यह जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें जो लाइनें रूल की गई हैं उसका थिकनेस है, लाइन का थिकनेस, और बी जो है दो लाइन के बीच जो दो लाइनें ड्रा की गई हैं उनके बीच का कितना डिस्टेंस है वो जो है स्मॉल बी है। तो यहाँ पर ए जो है कि स्लिट की विड्थ की तरह वर्क करता है और स्मॉल बी जो है उनके बीच के गैप, दो स्लिट के बीच के गैप जो कि ओपेक डिस्टेंस ही बोलते हैं उसका वर्क करता है। तो यह उसके क्या है, इंडिपेंडेंट है रिजॉल्विंग पावर।
और फर्दर यदि हम यहाँ से इक्वेशन 1 से हम यह वैल्यू निकाल सकते हैं स्मॉल n की वैल्यू, तो यह आएगी a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा आएगी। और इस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा n a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा। और कैपिटल N a प्लस बी को हम w लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा w साइन थीटा अपॉन लेमडा। तो यह w जो है, जो कि n a प्लस बी है, ये क्या है, पूरे जो रूल किया हुआ सरफेस है उसका विड्थ है, टोटल विड्थ जो ग्रेटिंग है उसमें पूरे विड्थ में विड्थ कितनी है रूल्ड एरिया का, वो है। तो यहाँ से यदि हमें मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर चाहिए तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 90 के लिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर जो होगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, वो हो जाएगा W अपॉन लेमडा, यह हो जाएगा टोटल विड्थ अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर टोटल विड्थ हमें यदि पता होगी कि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें कितने डिस्टेंस तक जो है कि रूल किया हुआ है लाइनें ग्रेटिंग में, वो यदि पता है, और वेवलेंथ जो हमें पहली वेवलेंथ की वैल्यू यदि हमें पता है, तो हम उसका रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि रिजॉल्विंग पावर जो वेवलेंथ की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि हम कम वेवलेंथ की यदि लाइट यूज करते हैं तो उसका जो होगा रिजॉल्विंग पावर होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। और विड्थ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है यदि ग्रेटिंग में रूलिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा रूल किया हुआ ग्रेटिंग होगा उतने ही जो है कि रिजॉल्विंग पावर इसका क्या होगा, ग्रेटिंग का ज़्यादा होगा। ठीक है। तो वेवलेंथ फर्दर आते हैं कि वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ को यदि कम करते हैं तो और यह रिजॉल्विंग पावर बढ़ता है। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम जो है कि इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है, वो जो है कि वेव की तरह वर्क करता है। ड्यूअल नेचर आप पार्टिकल्स का आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उसमें जो है पार्टिकल्स जो है कि वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है कि वेव नेचर भी शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम यदि हम यूज करते हैं तो वेवलेंथ हमारी जो है कि बहुत ही स्मॉल हो जाती है। उसके वजह से जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें माइक्रोस्कोप, जिसमें जो है कि हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है कि उससे जो है कि रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज कर जाता है। तो आप लोग इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। और यदि वीडियो का आपको अच्छा लगा हो, यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो, इस कंसेप्ट को समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम जो है कि उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।